हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग बायोटेक के जो टेक्निक्स हैं बायो टेक्निक्स हैं वो हम कर रहे थे। एंड अगेन आई वाज सफरिंग विद फ्लू, इसी वजह से 3 दिन का ब्रेक लिया था, हम लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहे थे। आज से हम कंटिन्यूशन में चलेंगे। इसी बीच कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर बायोटेक और उसके एप्लीकेशंस तो हो चुके हैं, फिर ये जो टेक्निक्स वगैरह हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इशू इज कि ये जो टेक्निक्स हैं ये एप्लीकेशन के ही पार्ट है। हमने एप्लीकेशन में क्या पढ़ा था, ओवरऑल हेडिंग पढ़ लिया था कि जैसे एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था जीएम क्रॉप्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, हमने बस नाम पढ़े थे। फिर हेल्थ सेक्टर में हमने पढ़ा था जीन थेरेपी, कुछ पढ़ा था, हमने बस वर्ड को पढ़ा था। और वो जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं वो 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, और वो स्पेसिफिक वर्ड्स क्या हैं, टेक्निक्स हैं, बायो टेक्निक्स हैं। और हम ये जो बायोटेक्निक वाला जो स्लॉट कर रहे हैं इसमें उन्हीं इंडिविजुअल वर्ड्स को हम एज अ 3 मार्कर 5 मार्कर पढ़ रहे हैं। तो अगेन ये इवन तो ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, एज इट इज मेंशन नहीं है, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। आई अंडरस्टैंड बोरिंग है, साइंस का लेक्चर बोरिंग ही होता है, लेकिन पीएससी के एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन मैं गारंटी देता हूँ, आप चाहे तो पुराने सिलेबस सॉरी क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख सकते हैं, ये जो टेक्निक्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो आपको करना यह है कि आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, उसको रट लेना है। ठीक, उसके अंदर ज़्यादा डीप में मत जाइए, कहानी जैसे सुनते हो वैसे कहानी सुनो, होता क्या है। फिर उसके साथ आपको करना यह है कि एज इट इज मग अप कर लेना है, रट लेना है। ठीक, तो थोड़ा सा स्ट्रेस है बट प्लीज बियर विद इट, वी कांट अवॉइड इट, it is a necessary evil, science is a necessary evil, even though you hate science you have to study it, hopefully you will understand. चलिए आगे बढ़ते हैं बायोटेक्निक्स की तरफ। अगेन बायोटेक्निक्स का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजीज या फिर मेथड्स दैट आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, हम इन्हीं को कहते हैं बायोटेक्निक्स। बायोटेक्निक्स में आज जो हम बायोटेक्निक पढ़ने वाले हैं वो है अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट। अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट से पहले अगेन एक ब्रीफ हिस्ट्री की बात करेंगे। हम 1990s में चले जाते हैं। 1990s में यूएस, जर्मनी, जापान, चाइना, फ्रांस और यूके, ऐसे 6 कंट्रीज मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करी थी। प्रोजेक्ट का नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की जो इम्पोर्टेंस थी, ऑब्जेक्टिव था या फिर एम था, वो ये था टू डिकोड ह्यूमन डीएनए। मीनिंग इज कि जो इंसान की जो डीएनए, ह्यूमन के जो डीएनए, उसके अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जीन्स हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सारी चीज़ों को डिकोड करना था, आइडेंटिफाई करना था। क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं थी, हमें पता था हमारे सेल के अंदर डीएनए है, ठीक, उसके अंदर जीन्स है, लेकिन कौन सी जीन कहाँ है वो डीएनए में कुछ अता पता था ही नहीं। तो 1990 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और ठीक एग्जैक्टली ईयर 2000 में ये वाइंड अप हुआ, खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या करा, स्पेसिफिक बिल क्लिंटन आई प्रिज्यूम, उन्होंने क्या करा इस प्रोजेक्ट को, इवन दो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको करा था, सेलेरा जेनोमिक्स के नाम से एक यूएस के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने पूरा फंडिंग दे के उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट को वाइंड अप करा और ह्यूमन के डीएनए को पूरी तरह से डिकोड कर दिया, कौन सी जीन कहाँ पे है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे है, सब कुछ उन्होंने आइडेंटिफाई करके बता दिया। एंड यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उसमें बिल क्लिंटन, उन्होंने क्या करा एज ए गुडविल गेस्चर कि हमने तो डिकोड कर दिया है, और इसको इन्होंने क्या करा, पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया, इंटरनेट वगैरह में अवेलेबल करा दिया, जिसकी वजह से गरीब से गरीब नेशन का कोई भी साइंटिस्ट भी, कॉमन पब्लिक कोई भी उस डीएनए को एक्सेस कर सकता है, उसको स्टडी कर सकता है। गुडविल गेस्चर था। एंड उसकी वजह से हुआ ये, दुनिया भर के साइंटिस्ट ने रिसर्च करी कि जो जेनेटिक डिजीज होती हैं, किस जीन की वजह से कौन सी जेनेटिक डिजीज होती है, हमारी डीएनए कैसी, ये सब स्टडी करी गई। 2000 से आज तक 2020 के बीच में उसी डीएनए को लेके बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। आज जो आप नए नए थेरेपीज सुनते हो, फिर जेनेटिक रीजंस की वजह से जो कैंसर होता है, डायबिटीज क्यों होता है, जीन्स की वजह से, पेरेंट को होता है तो बच्चों को क्यों होता है, जो आज ये सारी चीजें आप जान पा रहे हो वो उसी एक प्रोजेक्ट की वजह से था। तो अब क्वेश्चन इज, उस प्रोजेक्ट का इस प्रोजेक्ट से क्या लेना देना है।
लेना देना ये है, सेम प्रिंसिपल पे काम कर रही है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने बस क्या करा था, एक ह्यूमन बीइंग यूएस का एक सिटीजन था, उसकी डीएनए को हमने डिकोड करा था। लेकिन अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट उससे आगे बढ़ना चाह रहा है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट्स have launched an ambitious Earth Biogenome project at an estimated cost of 4.7 billion। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू सीक्वेंस, कैटलॉग एंड कैरेक्टराइज द जीनोम ऑफ all of Earth's eukaryotic biodiversity over a period of 10 years। ये इंपॉर्टेंट है। आने वाले 10 सालों में क्या करा जाएगा, अर्थ पे जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जब हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं सारे के सारे एनिमल्स, प्लांट्स और फंगस की बात कर रहे हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स, जितने भी फंगस हैं, सबके डीएनए को ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उसके सारे के सारे जीन्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इट इन्वॉल्व्स प्रोजेक्ट्स बाय वेरियस कंट्रीज। ये एक सिंगल कंट्री प्रोजेक्ट नहीं था, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 6 कंट्रीज थे, सिमिलरली अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि देखते हैं क्या है क्या नहीं। The US-led project is to sequence the genetic code of 10,000 of vertebrate। यूएस मतलब जो अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट है, इसको अलग अलग कंट्रीज अलग अलग ये कह सकते हो सेक्शन वाइज या फिर पोर्शन वाइज वो काम कर रहा है। जैसे यूएस क्या कर रही है, यूएस क्या कर रही है, इसमें जितने भी अर्थ के ऊपर जो थाउजेंड्स ऑफ जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट का मतलब है रीढ़ की हड्डी वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके डीएनए को कौन कोड करेगा, यूएस से कर रहा है। ठीक, सो यूएस से इस चीज में काम करेगा। चाइनीज प्रोजेक्ट इज टू सीक्वेंस 10,000 प्लांट जीनोम। चाइना क्या कर रही है, 10,000 प्लांट के डीएनए को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ ग्लोबल एंट जीनोम अलायंस, ये एक अगेन कुछ माइनर कंट्रीज के एक अलायंस है, ये क्या कर रही है, इट एम्स टू सीक्वेंस 200 एंट जीनोम्स। 200 तरह के अलग अलग जो चींटियां हैं, एंट है, उनकी डीएनए को डिकोड करने की कोशिश करी जा रही है। Next, UK participants led by Wellcome Sanger Institute will also sequence the genetic code of all 66,000 species inhabiting Britain in a national effort called as Darwin Tree of Life। इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, डार्विन ट्री ऑफ लाइफ। इसके तहत ब्रिटेन में रहने वाले जो 66,000 स्पीसीज, प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ, उनको ये क्या करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं। सो ये 4 मेजर क्या है, टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट के अंडर लीड करी जा रही है। जब ये चारों प्रोजेक्ट्स फुलफिल हो जाएंगे, इसकी वजह से होगा क्या, अर्थ के जो मेजर आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनके डीएनए हम डिकोड कर लेंगे। इस इनिशिएटिव से फायदा क्या होगा, दिस इनिशिएटिव वुड प्रोड्यूस अ डेटाबेस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट वुड बी शेयर्ड ऑनलाइन फॉर फ्री, that provides a platform for scientific research and supports environmental and conservation initiatives. The participating institutions would raise their own funding as far as possible. However, the project has the backing of World Economic Forum। अब आपका कहना होगा कि इससे हमें क्या फायदा है। हमें ये फायदा है कि जो प्लांट की डीएनए जब आप डिकोड करते हो, तो इसकी वजह से आगे चल के आप क्या कर सकते हो, हाई ग्रो मतलब जो ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स वगैरह डेवलप कर सकते हो सकता है कोई हेल्दी जीन आप आइडेंटिफाई कर दो जिसकी वजह से इंसान में कोई बीमारी हम ट्रीट कर पाए। चींटियों की जो हम बात करते हैं, चींटियों की एक खासियत है, वो अपने वजन से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा वजन का सामान ढो सकता है, तो उनकी बॉडी में कुछ एक खास होगा ना जिस वजह से वो कर पा रहे हैं। तो क्या चीज है, उनकी डीएनए को स्टडी करके हम आइडेंटिफाई करेंगे। सिमिलरली जब आप अलग अलग वर्टिब्रेट्स को स्टडी करते हो, तो उनके बॉडी से डीएनए वगैरह आइसोलेट करके, जीन्स वगैरह आइसोलेट करके एनिमल हस्बेंड्री में, पोल्ट्री वगैरह में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, एनिमल रेयरिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, फिर आने वाले समय में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी इस्तेमाल करी जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, शायद आपको पता हो ना हो, पोलर ये जो पैंडा, आपने पैंडा के बारे में सुना होगा ना, कि एनिमल है, चाइना में पाया जाता है। पैंडा की तादाद जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है।
तो चाइना ने करा ये है कि पता नहीं कब पैंडा एक्सटिंक्ट हो जाए, कुछ आता पता है नहीं, तो उन्होंने क्या करा, उसकी जीन को पूरी तरह से डिकोड कर दिया है। डिकोड करने की वजह से आगे ये माना जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आर्टिफिशियली पैंडा की जीन को इस्तेमाल करके, उसके डीएनए को इस्तेमाल करके हम टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही टेस्ट ट्यूब पैंडा भी बना सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं किसी वजह से अगर पैंडा एक्सटिंक्ट हो जाता है तो हम ये चीज कर सकते हैं। लेकिन कैसे, आज कैसे दवा के साथ कह सकते हैं, ये कर सकते हैं क्योंकि हमने उसके डीएनए को डिकोड कर लिया है। तो आगे ऐसी डीएनए डिकोडेशन की वजह से ये फायदा होगा कि किसी वजह से अगर कोई प्लांट, कोई एनिमल अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है, हम उसके डीएनए को इस्तेमाल करके, डेटाबेस से उसके डेटा को यूज करके हम उसे वापस से क्या कर सकते हैं, अर्थ पे ला सकते हैं। प्लस उसके एक्सटिंक्शन की जो रीजन है उसको कम कर सकते हैं। कई बार ज्यादा बारिश होने की वजह से, ज्यादा गर्मी की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे मर जाते हैं। हम उनके डीएनए को ऑल्टर करके क्या कर सकते हैं, उनके रेजिस्टेंस को बढ़ा पाएंगे, वो ज़्यादा बारिश को झेल पाएंगे, ज़्यादा गर्मी को झेल पाएंगे। तो इस तरह से प्लांट्स वगैरह की भी कंजर्वेशन हो पाएगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब हुआ ये था, अभी हमने बात की थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 6 कंट्रीज इन्वॉल्व थे। अब इन 6 कंट्रीज में इंडिया शामिल नहीं था। क्यों नहीं था? 1990s में जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इंडिया के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो प्रोजेक्ट में शामिल हो पाता या फिर इंडिपेंडेंटली कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाता। तो अब हुआ ये कि इंडिया ने खुद से एक जीनोम प्रोजेक्ट शुरू करा है जिसका नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तरह ही है, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या होता है, यूएस के एक सिटीजन के डीएनए को हमने डिकोड करा था, जिसमें 6 कंट्रीज ने हेल्प करा था। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, 2000 अलग अलग इंडियंस की डीएनए को स्टडी करेंगे। ठीक, खाली इंडियन की डीएनए को हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि इंडियंस की डीएनए कैसे अलग है, क्या नहीं, ये सारी चीजें स्टडी करी जाएंगी। देखते हैं इसके बारे में। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इट वाज लॉन्च्ड इन 2017। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। और किसने लॉन्च करा था? सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc बैंगलोर की एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट का नाम है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कराया कब? 2017 में, इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। तो IISc बैंगलोर इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है जिसका नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट सीक्स टू कैरी आउट होल जीनोम सीक्वेंसिंग। यहाँ पे होल जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है पूरे डीएनए का सीक्वेंस बनाना। जीनोम का मतलब है आपके सेल के अंदर जो डीएनए मौजूद है। अब याद करो, डीएनए कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। उसके अलावा एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मौजूद है। तो हम क्या करने वाले हैं, होल जीनोम सीक्वेंसिंग में हम पूरा को पूरा सेल के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए को हम स्टडी करेंगे, पूरा डिटेल आइडेंटिफाई करें, कौन कौन सी जीन्स हैं, कहाँ पे वो जीन्स मौजूद है, वो जीन क्या करती है, क्या नहीं करती है, कब एक्टिवेट होती है, कब डीएक्टिवेट होती है, ये सारी चीजें क्या करी जाएंगी, स्टडी करी जाएंगी। ओके, इस प्रोजेक्ट को कितने इंडिविजुअल्स में कैरी आउट करा जाएगा? इट वुड बी कैरिड आउट ओवर 2000 individuals spanning different ethnic, linguistic as well as socio-cultural sections of northeastern states. Northeastern states के जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, सोशो कल्चरल के लोग हैं, उनमें ये स्टडी करी जाएगी। इससे फायदा क्या होगा? It will help in understanding the genetic origins of different ethnic groups and also an increased understanding of genetic disease burden, which would help in development of personalized medicine. उनके ओरिजिन के बारे में, जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जो लोग हैं उनके ओरिजिन के बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे वो इवॉल्व हुए हैं, किस स्पीसीज से, किस पैरेंटल ऑर्गेनिज्म से। हम जानते हैं सब हम होमोसेपियन, लेकिन हमारे होमोसेपियन भी इवॉल्व होकर अलग अलग स्पीसीज बन गए ना, कुछ ऑस्ट्रेलॉइड्स बन गए, कुछ मोंगोलॉइड्स बन गए। ठीक, तो उसी ओरिजिन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। प्लस जीन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या अंतर है उनके जीन में और हमारी जीन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इससे एक और भी फायदा होगा, आने वाले समय में हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना पाएंगे। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का काम क्या है? हर एक इंडिविजुअल की डीएनए के हिसाब से मेडिसिन। ये एक एडवांस साइंस है, लेकिन इन फ्यूचर द
मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू डू दिस कि आपके बॉडी के डीएनए के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रोवाइड करी जाएगी, और इसी को कहा जाता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो हम यह याद रखेंगे कब लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च करा था, प्री के लिए, और इसका जो एम है वो हम 3 मार्कर के हिसाब से मार्क करेंगे। इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। नेक्स्ट, 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। 100K over here represents 1 लाख, ठीक, 100K 100,000। एक्चुअली यहाँ पे 100,000 सैंपल्स या फिर इंडिविजुअल्स को पार्टिसिपेंट के तौर पे यूज करा जाएगा, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। देखते हैं इसके बारे में। A group of Indian scientists and companies are involved with a 100K Genome Asia project led by Nanyang Technological University, Singapore, to sequence whole genome of 100,000, that is 1 लाख एशियंस। एशिया के अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोगों में लगभग 1 लाख लोगों के डीएनए को क्या करी जाएगी, सीक्वेंस करी जाएगी, स्टडी करी जाएगी। इसमें इंडियंस कितने इन्वॉल्व हैं? 50,000 of them would be Indians. That means 1 लाख में 50 मतलब 50% would be Indians and the rest 50% would be individuals of other countries. जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज के टोटल बाकी होंगे कितने? 50,000 पीपल। तो एशिया के सारे लोगों के डीएनए को यहाँ पे स्टडी करी जा रही है। अगेन ये प्री और 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंडिविजुअली एक 3 मार्कर है, 5 मार्कर भी है, प्लस रेयर चांस है ये आपके लिए 11 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। रेयर ऑफ रेयर चांस में, नॉर्मली नहीं बनना चाहिए। देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, जीनोटाइपिंग और आइडेंटिटी टेस्टिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऑल्टरनेट नेम्स हैं। ये जो ऑल्टरनेट नेम्स हैं ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ याद रखेंगे, हो सकता है 3 मार्कर में या फिर 5 मार्कर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना लिखते हुए कुछ और यूज कर लें, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। तो इसी वजह से हम इसे मार्क करके रखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, देखते हैं उसका ऑल्टरनेट नेम्स, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, जीनोटाइपिंग और आइडेंटिटी टेस्टिंग। ये सब एक ही वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? In genetics, method of isolating and identifying variable elements within base pair sequence of DNA, that is DNA, इसी को हम कहते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब बोलोगे सर ये है क्या? अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज करें वो तो थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड्स यूज करेगी। सिंपल सी बात है, हम सबकी डीएनए अलग अलग है, ठीक, वी ऑल हैव डिफरेंट डीएनए बिकॉज आवर पेरेंट्स आर डिफरेंट। तो इसी वजह से सबकी डीएनए क्या अलग अलग है। सेम पेरेंट में भी, जैसे ब्रदर सिस्टर में भी, इवन दो वी हैव सेम पेरेंट्स, लेकिन जीन्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। तो डीएनए सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन मेरे डीएनए को आपके डीएनए के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक। एनी आइडिया हाउ मच ऑफ सिमिलरिटी इट वुड बी? मेरा और अगर आपका डीएनए हम कंपेयर करें, सिमिलरिटी कुछ 99.3% की आएगी आपके और मेरे डीएनए के बीच में। क्यों? वी बोथ आर ह्यूमंस, ठीक, हम होमोसेपियन से बिलोंग करते हैं। दोनों के 2 आंख है, 2 पैर हैं, 2 हाथ है, एक मुंह है, सब कुछ सेम है। तो ये सिमिलरिटी की वजह से क्या है, 99.3% सिमिलरिटी रहेगी। ये सिमिलरिटी क्यों है? ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ जीन्स है, थोड़े बहुत वेरिएशंस है, लेकिन जो वेरिएशन है वो कितना है, 0.7% है। जैसे मेरे स्किन का कलर अलग होगा, आपका अलग होगा, मेरे आई का कलर अलग होगा, आपका आई का कलर अलग होगा, हेयर टाइप अलग होगा, ठीक, ब्लड ग्रुप अलग होगा। ये जो माइन्यूट डिफरेंसेस है ये क्या है, 0.7% है। बाकी जो डिफरेंसेस है बॉडी के अंदर, मेरे अंदर हार्ट है, आपके अंदर हार्ट है, मेरे अंदर लीवर है, आपके अंदर लीवर, ये सब सिमिलरिटी 99.3% है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये करी जाती है, हम उस सिमिलरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे जो टर्म यूज करा गया है, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल एलिमेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को हम आइडेंटिफाई करें। 99.3% सिमिलर है, लेकिन वेरिएबल कितना है, डिफरेंस कितना है,
0.7%। उस डिफरेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद कितनी सिमिलरिटी है उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि डीएनए किसका है। देखते हैं। द टेक्निक वाज डेवलप्ड इन 1984 बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफरीज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग को किसने डिस्कवर करा था, किसने डेवलप करा था? एलेक जेफरीज। ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ही नोटिस दैट सर्टेन सीक्वेंस ऑफ हाईली वेरिएबल डीएनए। पहले से सबको ये लगता था कि सबका डीएनए लगभग सेम है, लेकिन इन्होंने देखा कि डीएनए में डिफरेंसेस हो सकती है और इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने डेवलप करा है जिसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, देखते हैं इस टेक्निक के बारे में। अगेन ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना फटाक से। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो इन फ्यूचर डीएसपी वगैरह बनना चाह रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है ये क्राइम फोरेंसिक में भी यूज करा जाता है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसके बारे में। Any piece of DNA sample found at a crime scene can be analyzed for the level of polymorphism in non-coding repeating sequences. सिंपल सी चीज है, कोई भी क्राइम साइट पे जो डीएनए सैंपल मिलता है, जैसे ब्लड सैंपल हो गया, हेयर सैंपल हो गया, सीमेन सैंपल वगैरह हो गया, उसमें से हम क्या कर सकते हैं? डीएनए सैंपल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उसी डीएनए सैंपल को क्या करा जाता है? सस्पेक्ट के डीएनए के साथ क्या करा जाता है? कंपेयर करा जाता है, कितनी सिमिलरिटी है, और इसी टेक्निक को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। After the DNA profile is traced, it becomes easier to find the criminal by forming the DNA fingerprinting for the suspects. जब आप सैंपल से आप डीएनए सैंपल को आइडेंटिफाई करते हो, उसको स्टडी कर लेते हो, तब क्या हो जाता है? ये आसान हो जाता है कंपेयर करना। सस्पेक्ट के साथ आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप, ब्लड टेस्ट करने के बाद हम कर सकते हैं ना। जैसे मेरा है बी पॉजिटिव, मेरा पता चल गया बी पॉजिटिव। अब मुझे अगर किसी को ब्लड डोनेट करना है या फिर रिसीव करना है, तो मैं सेम ब्लड ग्रुप वालों को आइडेंटिफाई करूंगा कि नहीं? सेम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यही करी जाती है। पहले डीएनए को हम क्या करते हैं? स्टडी करके उसकी सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई, अच्छा ये चीजें हैं डीएनए में, फिर उसी चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसी चीज को यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं? सस्पेक्ट के डीएनए के साथ कंपेयर करते हैं, और उस कंपैरिजन के बाद हम क्या करते हैं? क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करते हैं। Apart from crime scenes, fingerprinting applications also prove useful in finding parents of an unclaimed baby by conducting a paternity test on a DNA sample from the baby. कई बार होता है, ये थोड़ा सा awkward लगेगा, कुछ को मजाक भी लगेगा, कई बार होता है कि बेबी के पेरेंटिंग इश्यूज आ जाता है, ये मेरा बच्चा नहीं है टाइप सिचुएशन आ जाते हैं, तो उस समय या मेरा बच्चा नहीं है या फिर ये किसका बच्चा है, जब ऐसे सिचुएशन आ जाता है तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं? पेरेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे और आपके बीच में सिमिलरिटी कितनी है? 99.3%। लेकिन वहीं पे अगर मेरा डीएनए मेरे पेरेंट के साथ कंपेयर करा जाएगा, माय मॉम और डैड, तो जो सिमिलरिटी है 99.7 के आसपास आएगी। मेरे चाचा के साथ अगर, चाची तो नहीं, मेरे चाचा के साथ या फिर मामा के साथ अगर कंपेयर करा जाएगा, या फिर बुआ या फिर फूफा जी, फूफी बुआ या फिर अगर फूफी के साथ अगर हम ये करते हैं, या फिर मौसी के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो सिमिलरिटी कुछ 99.4 या फिर 5% सिमिलरिटी आएगी। लेकिन वहीं पे अगर मेरे साथ खुद का डीएनए अगर कंपेयर करूं 99.9%। तो इस तरह से प्रोफाइलिंग करी जाती है। जितना ज्यादा सिमिलर होगा, जितना परसेंटेज हाई होगा, आप आइडेंटिफाई, अच्छा ये उसका पेरेंट है, ठीक, ये उसका रिलेटिव हो सकता है। आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। जैसे आपके और मेरे कंपेयर करेंगे 99.3, क्यों? हम रिलेटिव्स नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे कजिन होते या फिर मैं आपका कोई दूर का रिलेटिव होता, तो सिमिलरिटी कुछ 99.4 99.5 ऐसा हो जाता। ठीक, अगर ब्लड रिलेटिव है तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मैं और मेरे भाई का अगर कंपेयर करेंगे 99.7 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे पेरेंटिंग इश्यूज में, रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने में यूज करी जाती है, प्लस डेड बॉडी वगैरह आइडेंटिफिकेशन में भी यूज करी जाती है। कई बार आपने सुना होगा पानी में डेड बॉडी लाश मिलती है या फिर जली हुई लाश मिल जाती है, फिर चेहरा वगैरह आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। उस केस सिनेरियो में क्या करते हैं? डीएनए को यूज करके हम
उसके रिलेटिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट जाती है ना कि हाँ फलाना फलाना कोई इतने दिन से मिसिंग है, तो फिर जब कोई डेड बॉडी वगैरह मिलती है आसपास के एरिया से वो कंपेयर कराता है, अच्छा इसका डीएनए ले लो, जिन लोगों ने कंप्लेंट करा था उनके डीएनए को कंपेयर करके देख लो कहीं उनके रिलेटिव का तो नहीं है। इस तरीके से भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करा जा सकता है। आगे देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स हम देखेंगे। अगेन अगर ये 5 मार्कर में आया तभी हमें इसे लिखना है, वरना नहीं। 11 मार्कर में आ गया तो ऑफ कोर्स कंपल्सरी लिखना ही है। देखते हैं, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फिंगरप्रिंटिंग। पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले हम क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं। जैसे सैंपल लिया, ब्लड सैंपल, ब्लड में होता क्या है, ब्लड में सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स अगर आपको याद होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसके अलावा वाटर है, सॉल्ट, ग्लूकोज वगैरह। तो हम क्या करते हैं, पहले कचरा हटा देते हैं। कचरा क्या है यहाँ पे, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, वाटर, ये हमारे लिए जरूरी नहीं, इसको हटा देंगे। बचे क्या, 3 तरह के सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी के अंदर डीएनए नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अगर आपको याद हो, आरबीसी लैक्स न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस है, प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस है। हम उसके अंदर से हम क्या करते हैं, डीएनए को सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट, डाइजेस्टिंग द डीएनए विद हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। अब बोलोगे इसे डाइजेस्ट करना मतलब क्या, यहाँ पे डाइजेशन का मतलब नहीं है डीएनए को पूरा खा जाते हैं। डीएनए जो है ये 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से बनी हुई है। मीनिंग ये है कि जो डीएनए है बहुत ज्यादा लंबा होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, मतलब टोटल अगर न्यूक्लियोटाइड देखें ऑलमोस्ट 6.4 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो वो बेस पेयर फॉर्म में रहती है। एनीवेज इतना लंबा डीएनए होता है, माइक्रोस्कोपिक है लेकिन बहुत ज्यादा लंबा है। तो हम करते ये है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। इस एंजाइम की खासियत ये है, ये एक कैंची की तरह काम करता है। कैंची का काम क्या है, चीजों को काटना। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये एंजाइम क्या करती है, डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट करती है। इसी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर क्यों, क्योंकि ये डीएनए को काट सकता है। डीएनए इज अ बायोमोलिक्यूल इन आवर बॉडी। ठीक, डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है। अब उसी बायोमोलिक्यूल को ये एंजाइम काट सकती है, तो इस वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। अगेन इसको कहीं पे प्री के लिए मार्क कर लीजिएगा कि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए को कट कर सकता है। ये आपके लिए एक प्री क्वेश्चन मिल गया। आगे बढ़ेंगे, हमने डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं, सेपरेटिंग द डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स। ये जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स है, एज पर द फ्रैगमेंट साइज बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने डीएनए को पीसेस में कट तो कर दिया है, लेकिन अब उस डीएनए को डिफरेंशिएट करना है, छोटा पीस बड़ा पीस हमें डिफरेंशिएट करना है। एग्जाम्पल पे तौर पे ले लीजिए, एक धागा ले लीजिएगा, डीएनए कुछ ऐसा ही है। रैंडमली आपको करना यह है, कैंची से काट दीजिएगा उस थ्रेड को। तो कुछ थ्रेड्स छोटे साइज के रहेंगे, कुछ बड़े साइज के रहेंगे। अब हमें करना यह है, उसको साइज के हिसाब से हमें डिफरेंशिएट करना है। छोटे साइज के डीएनए अलग, बड़े साइज के डीएनए अलग। हम इसे क्या करना है, फ्रैगमेंट साइज वाइज हमें क्या करना है, अलग अलग करके सेपरेट करना है। और इस प्रोसेस के लिए हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये अगेन आपके लिए 3 मार्कर क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस 3 मार्कर क्वेश्चन है। वैसे कुछ अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं है तो मैं बता दूं, आपने स्कूल में एक टेक्निक के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पे लिक्विड सोल्यूशन लेके एनोड कैथोड यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना, फिर आयंस क्या हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से अलग हो जाती हैं। बस उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस वही है, खाली अंतर यह है, इलेक्ट्रोलिसिस में हमने लिक्विड का इस्तेमाल करा था, उस लिक्विड में हमने एनोड और कैथोड का इस्तेमाल करा था। जब वहां पे लिक्विड की जगह पे किसी जल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी टेक्निक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रोसेस सेम है, खाली वहां पे लिक्विड यूज हुआ था,
यहाँ पे हम जेल का इस्तेमाल करेंगे, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस 3 मार्कर के हिसाब से मार्क करिएगा। आपकी केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा देंगे, अगर वो नहीं पढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स बाद में मुझे बॉदर कर लेना, मैं आपको आराम से समझा दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद होता यह है, डीएनए को आप साइज के हिसाब से अलग कर देते हो, छोटे डीएनए अलग, बड़े डीएनए अलग, हमने अलग अलग कर दिया है। नेक्स्ट, blotting the separated DNA onto synthetic membrane like nylon। हमने डीएनए को अलग अलग कर तो दिया है, लेकिन अब क्या करते हैं, उसको नायलन की एक चादर होती है, शीट होती है, और शीट के ऊपर हम क्या करते हैं, ब्लॉट करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हमें उस डीएनए को स्टडी करना है और डीएनए की साइज बहुत छोटी सी है। तो हम अब क्या करते हैं, उसको जो हमारा सैंपल है, सैंपल को कलेक्ट करने के बाद डीएनए को एक नायलन की एक शीट के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिडाइजिंग द फ्रैगमेंट्स यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब्स। यहाँ पे VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। अब होता यह है कि हमारी जो डीएनए है 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड से बनी है, सही है, लेकिन उसमें बहुत सारे डीएनए क्या है, रिपीटिंग है। ए जो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, ए सी, ऐसे बहुत सारे रिपीट्स हैं। तो हम करते ये हैं, जो छोटे छोटे पीस के जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे रिपीट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही चीज बोली गई, हाइब्रिडाइजिंग द फ्रैगमेंट यूजिंग लेबल्ड VNTR। लेबल्ड VNTR का मतलब है उसमें रेडियो एक्टिव प्रोब होता है। क्यों, क्या, मैं आगे वाले स्लाइड पे आपको बताऊंगा। ठीक, तो हम क्या करें, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग द हाइब्रिड फ्रैगमेंट्स यूजिंग रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। हम क्या करते हैं, फिर बाद में जो हमारे डीएनए सैंपल है उसको रेडियोग्राफी के जरिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, अब देखते हैं कैसे क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, होपफुली यू अंडरस्टैंड एंड आई नो यू डोंट अंडरस्टैंड, बट फिर भी अब एग्जाम डायग्राम के साथ आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अगेन, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक है, अलग से इसको पूरा पढ़ना, जीनोम वगैरह हो जाए तो फुर्सत में बैठ के इसको सुनना। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करी जाती है, वो हम इस स्लाइड से देखेंगे। अगेन ध्यान से सुनिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा लेंदी रहेगा बट ट्राई टू बियर विद इट। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले रखा है, ब्लड सैंपल ये रखा है। अगेन ये क्राइम सीन से लिया हुआ ब्लड सैंपल हो सकता है, सीमेन सैंपल हो सकता है, या फिर पेरेंटिंग इश्यूज के दौरान पेरेंट और चाइल्ड का ब्लड, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग ब्लड लिया जाता है। ठीक, हम ब्लड सैंपल लेते हैं। ओके, ब्लड सैंपल से हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हमने डीएनए को आइसोलेट करा। ठीक, मतलब आइसोलेशन का मतलब हुआ हम सैंपल में से डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि सैंपल में बहुत सारी वेस्ट होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, उसमें से हम डीएनए को क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब डीएनए आइसोलेशन के बाद सेकेंड स्टेप क्या था, अगर आपको याद होगा, सेकेंड स्टेप में हमने क्या पढ़ा था, डाइजेस्टिंग द डीएनए विथ हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। हम डीएनए को क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में हम क्या करते हैं, कट करते हैं। कैसे, डाइजेशन करते हैं, और क्या यूज करें, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है जो डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में कट करता है। तो ये लेट्स से ये हमारी डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके इसको छोटे छोटे पीसेस में हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ठीक, तो डीएनए क्या हो गया, छोटे छोटे पीसेस में कट हो गया, जैसे डायग्राम में आपको दिख जाएगा, डायग्राम में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये फ्रैगमेंट्स में छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गया, कट हो गया। ठीक, नेक्स्ट तीसरे स्टेप पे आता है। तीसरा स्टेप क्या कहता है, सेपरेटिंग द डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट एज पर फ्रैगमेंट साइज बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोलिसिस में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एक जेल का इस्तेमाल करेंगे। बचपन में वो आपने खाया होगा ना, जेली वगैरह आती थी, कप में आती थी जेली, बस वैसी ही ये जेली होती है, लेकिन इस जेली की खासियत है इसको खाया नहीं जाएगा, इस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। ओके, इस स्लैब पे ध्यान दीजिए, ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रेक्टेंगुलर स्लैब एक जेली है।
ठीक। लेकिन इस जेली की खासियत ये है, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस कंडक्ट करी जाती है। इस जेली में कोने में देखिएगा, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ एक, यहाँ पे ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर शेप बनाया हुआ, यहाँ पे हमने एक गड्ढा करा है और इस गड्ढे के अंदर हमने क्या करा, ये जो छोटे छोटे डीएनए के जो पीसेस थे, उस डीएनए के पीसेस को हमने क्या कहते हैं यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, सैंपल को हमने लोड कर दिया है। ठीक, सैंपल को लोड करने के बाद हम अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, सेम एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या यूज करते हैं, एनोड और कैथोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, जब हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड है, एसिड का चार्ज क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होगा, तो किस तरफ मूव करेगा, हमेशा पॉजिटिव की तरफ वो मूव करेगा। ठीक, अब होता यह है, डीएनए को हमने यहाँ पे लोड करा है, तो यहाँ पे हम नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड को यहाँ पे लगाते हैं और इस तरफ हम लगाते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड। ठीक, अब जब इलेक्ट्रिसिटी रन करी जाती है तो फिर जो डीएनए है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव वाले जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो डीएनए इस तरफ मूव करेगा। जेल में ही वो मूव करता है, जैसे कि स्पॉन्ज में अगर पानी गिरता है तो धीरे धीरे वो पानी में पूरा स्पॉन्ज में सोख जाता है कि नहीं, बस वैसे ही डीएनए जब आप लोड करते हो तो जेल के बीच से होता हुआ, अंदर से होता हुआ डीएनए क्या करेगा, मूव करेगा नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ। अब इस मूवमेंट के दौरान होता यह है कि डीएनए सेपरेट होती। अब बोलोगे सर सेपरेट कैसे हो जाएगी, अब डीएनए जो हमने कट करा था, क्या हमने सेम साइज में कट करा था क्या, नहीं, कुछ डीएनए छोटे साइज के थे, कुछ बड़े साइज के होंगे, तो डीएनए को अलग अलग साइजेस में कट करा गया था। तो जब डीएनए यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में मूव करती है, अपने वजन के हिसाब से मूव करेगी। दैट मीन्स जो छोटी साइज के डीएनए है वो हल्की होंगी, लाइट वेट होंगी, लाइट वेट होने की वजह से तेजी से आगे मूव कर जाएंगे, और जो हैवी वेट के जो डीएनए, बड़े साइज के डीएनए, अब मोटे से हैं, ठीक, तो वो पीछे छूट जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, समीर सर और शैंकी सर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक, दोनों के बीच में रेस लगाएंगे। ठीक, तो शैंकी सर थोड़ा आगे चले जाएंगे, समीर सर थोड़े पीछे रह जाएंगे, क्यों, थोड़े से हेल्दी हैं, बस वैसे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो पतले डीएनए हैं या फिर जो छोटे डीएनए वो आगे निकल जाएंगे, और जो थोड़ा सा हेल्दी वाले मोटे वाले डीएनए, हैवी डीएनए, वो पीछे छूट जाते हैं। तो यहाँ पे डीएनए क्या हुआ, अपने साइज के हिसाब से सेपरेट हो गया है। जो बड़े डीएनए वो पीछे छूट जाएंगे और जो छोटे छोटे डीएनए वो क्या है, आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से डीएनए क्या हो गया, अपने साइज के हिसाब से सेपरेट हो गए। एंड अगेन डीएनए कहाँ मौजूद है, इस स्लैब के ठीक ऊपर मौजूद है, ठीक, चिपका हुआ है। ओके, अब हम करते ही हैं नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको याद होगा जो हमारे सीक्वेंस में था, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्लॉटिंग द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू सिंथेटिक मेम्ब्रेन लाइक नायलॉन। अभी जो डीएनए है इसके ऊपर मौजूद है, स्लैब के ऊपर मौजूद है। हम क्या करते हैं, इस स्लैब के ऊपर, नेक्स्ट नीचे वाले डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, स्लैब के ऊपर एक नायलॉन की एक शीट क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, चिपका देते हैं। चिपकाने की वजह से होगा ये, जो स्लैब के ऊपर जो डीएनए होती हैं वो सारी की सारी डीएनए अब कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, नायलॉन के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, शीट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक, इस टेक्निक को हम यूज कहते हैं सदन ब्लॉटिंग, जहां पे आप डीएनए को जेल से कहां ट्रांसफर करते हो, एक नायलॉन की एक शीट के ऊपर ट्रांसफर कर देते हो, ब्लॉटिंग टेक्निक है। ठीक, अब इसी नायलॉन सैंपल, अब नायलॉन सैंपल को हम क्या करते हैं, एक लिक्विड में इमर्स करते हैं। जो नेक्स्ट टेक्निक स्टेप है देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजिंग द फ्रैगमेंट्स यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब्स। अब उस नायलॉन की जो शीट है उसको हमने क्या करा, एक टब में, एक छोटा सा एक रेक्टेंगल शेप का एक छोटा सा एक डिश होता है, प्लेट होता है कह सकते हो, उसमें हम इंसर्ट करते हैं, रख देते हैं। जो डीएनए सैंपल है इसके ऊपर ही मौजूद रहते हैं, नायलॉन के ऊपर। ठीक, लेकिन अगेन ये माइक्रोस्कोपिक होने की वजह से हमें दिखेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, जिस प्लेट में हमने इस नायलॉन की चादर को, शीट को रखा है, उसमें हम क्या करते हैं, वीएनटीआर प्रोब्स को ऐड करते हैं। अब वीएनटीआर प्रोब क्या है, ये रेडियो लेबल्ड है। रेडियो लेबल्ड मतलब जब आप रेडियोग्राफी में आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जैसे
ग्लो करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना वो फ्लोरोसेंट के जो स्टिकर्स वगैरह आते थे, लाइट फोक गिरता था तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते, फिर अंधेरे में वो ग्लो करते थे। सिमिलरली ये VNTR प्रोब की खासियत ये है, ये डीएनए के साथ चिपक जाता है। चिपकने के साथ जब इसे रेडियोग्राफी में ऑब्जर्व करते हो तो ये ग्लो करते हैं। तो हम करते यह हैं कि डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या यूज करा है, VNTR प्रोब को इस लिक्विड में ऐड करके यहाँ पे ऐड कर दिया। ये सारे के सारे VNTR प्रोब्स इस डीएनए के साथ चिपक जाएंगे। ठीक, अब चिपकने के बाद हम क्या करते हैं, इस नायलॉन की चादर को अब हम क्या करते हैं, इस लिक्विड से बाहर निकाल देंगे। ठीक, ये आ गई हमारी नायलॉन की शीट और इसमें डीएनए यहाँ पे मौजूद है, प्लस इसमें सारे के सारे प्रोब क्या हो गए, आइडेंटिफाई हो गए हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, एनालाइजिंग द हाइब्रिड फ्रैगमेंट्स यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। अब हम क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी के सहारे अब क्या करेंगे, डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे। जब आप रेडियोग्राफी में आप ऑब्जर्व करते हो तो जैसे वो फ्लोरेसेंट में ग्लो नहीं करते अंधेरे में, बस वैसे ही ये जो नायलॉन की जो शीट है वो वैसे ही ग्लो करेगी। अब ग्लो करने से क्या होगा, पता चलेगा कि डीएनए कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारा डीएनए यहाँ पे लोड हो गया। ये किसका डीएनए है, ये सैंपल डीएनए है। ठीक, अब इस सैंपल को हम क्या करते हैं, लेट्स से कोई क्रिमिनल है, कोई सस्पेक्ट हमारे पास, उस सस्पेक्ट का भी डीएनए इसी तरीके से क्या करें, स्टडी करा जाएगा। स्टडी करने के बाद हम उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अब क्योंकि दोनों का डीएनए क्या है, सेम है, तो ये जो डीएनए की जो लाइनिंग है वो क्या है, एक जैसी अपीयर होगी। ठीक, तो ये पता चल गया, अच्छा ये दोनों बंदे एक है। लेकिन मान लेते हैं दो सस्पेक्ट हैं, तो ये सस्पेक्ट 1 का डीएनए, ये सस्पेक्ट 2 का डीएनए। सस्पेक्ट 2 का डीएनए भी यहीं पे लोड करा जाएगा सैंपल के साथ, लेकिन क्यों, वो भी ऐसे अलग अलग ये हो जाएगा। लेकिन जब आप इसे गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा जो सस्पेक्ट 1 है उसका डीएनए और सैंपल का डीएनए का जो पीस है वो लगभग एक ही जगह पे लोकेटेड है। दैट मीन्स ये ऑलमोस्ट सिमिलरिटी। अब यहाँ पे कंपेयर करते हो ये डीएनए कितना सिमिलर है, 99.9% सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी आएगी 99.3 या 4 की सिमिलरिटी आएगी। दैट मीन्स जो सैंपल हमें मिला था और जो क्रिमिनल है वो ये है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करके क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पेरेंट वगैरह को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक, डेड बॉडी वगैरह से रिलेटिव्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर ये आपको समझ ना आए तो यूट्यूब पे भी अलग अलग वीडियोस हैं, अगर आप चाहो तो वॉच कर सकते हो। अगेन, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आया, आपको करना ये है कि पहले की जो 2 स्लाइड्स है बस उन्हीं दोनों स्लाइड्स को रट लेना। ठीक, जो लिखा गया बस एज इट इज उसको रट लेना और एग्जाम में लिख के आ जाना। अगेन, एप्लीकेशंस क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, पेरेंटिंग इश्यूज में यूज करे जाएंगे, क्राइम फॉरेंसिक में क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में यूज करे जा सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन के दौरान ऑर्गन डोनर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, डेड बॉडी वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, प्लस जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज की इंटर रिलेटेडनेस, वो स्पीसीज किसके साथ कितना रिलेटेड है वो भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं इंसान बंदरों के साथ रिलेटेड है, कैसे, हम दोनों की डीएनए क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलरिटी ज्यादा है। तो ऐसे स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप वगैरह को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कुछ डाउट वगैरह हो इस टॉपिक पे, स्पेसिफिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको समझा दूंगा। ठीक, या फिर मुझे कॉल कर लेना। ठीक, चलिए, हैव ए गुड डे, टेक केयर।